पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संसद के सत्र की कि इस सत्र में जहां सरकार दावा करती है कि बहुत बम्पर काम किया गया है, बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ है, और वहीं विपक्ष कहती है कि आप तो हमें सुन ही नहीं रहे हैं, हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आज मुझे ऐसे लगता है इस एपिसोड में डॉक्टर बत्रा सबकी पोल खोल देंगे। मुझे लगता है पोल खोलने से ज्यादा सबके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं साल के अंत में, तो मुझे लगता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी हमें असेस करना चाहिए ठीक आपने तरीके से। बीच सेमेस्टर में रिपोर्ट कार्ड किया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, किसका पहला रिपोर्ट कार्ड आने वाला? रोल नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर। 3 फंक्शंस हैं पार्लियामेंटेरियंस जो मिनिस्टर नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा रेज, तीसरा डिबेट एंड पास। कि ये 3 चीजें करने से पहले सबसे पहले तो पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट आना होता है, अटेंडेंस। तो जो हमारा पहला आंकड़ा है वो अटेंडेंस से संबंधित है। हो सकता है हमें ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे मिले, हो सकता है कांग्रेस बीजेपी के आंकड़े भी डिप हो जाएं, क्योंकि अभी तो नया नया जोश है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। अरे इंडिविजुअल कैंडिडेट के बारे में बताइए ना। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स संकेत, आप मुझे जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दिशा नहीं, इंटरेस्ट ही उसी में है। 3 तरह के सवाल होते हैं, स्टार्ड जो ओरली पूछे जाते हैं, अनस्टार्ड जो लिखित में जिनके जवाब मिलते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो राहुल गांधी ने केवल 15 सवाल पूछे। इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में एक फिगर तो कंगना रनौत के पक्ष में जा रहा है, और वो है कि उन्होंने सवाल कितने पूछे हैं। ये बार देखिए जरा। मुझे लगता है एक ऐसा प्रोसीजर है भारत के पार्लियामेंट में जो ज्यादा लोग जानते नहीं है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेट बात है, बट मुझे नहीं लगता बहुत लोग जानते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संसद के सत्र की। जी हां, ये वो सत्र जो स्पेशल सेशन नहीं हो पाया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष कहता रह गया, लेकिन अब एक सत्र होगा, डेट आ गई है। पर इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि इस सत्र में जहां सरकार दावा करती है कि बहुत बम्पर काम किया गया है, बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ है, और वहीं विपक्ष कहती है कि आप तो हमें सुन ही नहीं रहे हैं, हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ विपक्ष का ये कहना कि हमें निकाल दिया जाता है, और सरकार का ये कहना कि ये हल्ला मचाते हैं, ये संसदीय प्रणाली में विश्वास ही नहीं रखते हैं। इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि कौन संसद में कितना एक्टिव है। प्रधानमंत्री कितने एक्टिव हैं जब संसद के सत्र होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने एक्टिव हैं, और विपक्ष के और सत्तारूढ़ नेता वो कितने एक्टिव हैं, यानी कि उनकी अटेंडेंस कितनी है, वो कितने सवाल पूछते हैं, कितना सेशन देखते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर आज बात करने के लिए डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ हैं। आज मुझे ऐसे लगता है इस एपिसोड में डॉक्टर बत्रा सबकी पोल खोल देंगे। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जरा प्रारूप बताइए आज के कार्यक्रम का क्या होगा। संकेत, ये मुझे लगता है पोल खोलने से ज्यादा सबके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं साल के अंत में, तो मुझे लगता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी हमें असेस करना चाहिए ठीक आपने तरीके से। बीच सेमेस्टर में रिपोर्ट कार्ड किया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। या ऐसा कहा कहें अभी। कि ये हाँ मॉनसून सेशन का जो टेस्ट है उससे पहले का रिपोर्ट कार्ड। हाँ हाँ, तो प्री बोर्ड ले हाँ, लिया आपने। करेक्ट, फ्री बोर्ड। तो प्रारूप इसका ये रहेगा संकेत कि पहले तो समझेंगे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जब हम बोलते हैं कि इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या होता है, किन तरीकों से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद समझेंगे कि ये जो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, हम लोकसभा पे फोकस करेंगे। पिछले 1 साल में जो भी काम हुआ है संसद में, उसमें किसने कितना पार्टिसिपेशन दिखाया है। इसमें कुछ लीडर्स की बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे। एक मैं देना चाहूंगा प्राइमर कि क्योंकि आज हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स का काम अलग तरीके का होता है, वो मैं समझाऊंगा आगे जाके। तो आज इस शो में आप देखेंगे वो वाले एमपीज होंगे जो या तो विपक्ष में हैं या पक्ष में होते हुए मंत्री नहीं है।
पर इनमें भी बहुत अहम नाम है और मुझे लगता है इसमें भी समझने में बहुत वैल्यू है कि पार्लियामेंटेरियंस क्या क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट में और क्या आपके पार्लियामेंटेरियन वो सब कर रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी के मुद्दे उठाने के लिए। ठीक है, तो फिर आइए शुरू करते हैं और आप हमें बताइए कि आप किस एमपी की पहले पोल खोल या रिपोर्ट कार्ड, किसका पहला रिपोर्ट कार्ड आने वाला है? रोल नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जैसा कि मैंने कहा मंत्रियों की बात नहीं होगी क्योंकि मंत्रियों का फॉर्मेट अलग होता है रिपोर्टिंग का। पहले तो हमें ये समझाएंगे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। वो समझेंगे उसके बाद फिर आंकड़ों में जाएंगे। तीन फंक्शंस हैं पार्लियामेंटेरियंस के, पार्लियामेंटेरियंस जो मिनिस्टर नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा रेज, तीसरा डिबेट एंड पास। क्वेश्चन सरकार के पॉलिसीज को सवाल पूछ के उनको क्वेश्चन करे ताकि पॉलिसीज और बेहतर बने, उनका एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से हो। रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी या आपके इलाके के कुछ खास मुद्दे हो तो उनको आप रेज करें पार्लियामेंट में। और तीसरा, जो सरकार बिल्स लेकर आती है जो बाद में कानून बनते हैं, उनमें डिबेट करें और उनमें वोट करके ये आप डिटरमिन करें कि वो जो बिल है वो लॉ बनता है या नहीं। जो कानून बनता है उसके पहले वो बिल कहलाता है। तो वो बिल पर वोटिंग पूरा पार्लियामेंट करता है और उसमें मेजोरिटी चाहिए होती है। तो एज एन एमपी आपका वोट इंपॉर्टेंट है ये डिटरमिन करने में कि वो जो बिल है वो लॉ, जिसे मसौदा कहते हैं, ड्राफ्ट, वो लॉ बनता है या नहीं। तो क्वेश्चन, रेज, डिबेट एंड पास। और जो पार्लियामेंट्री प्रणाली है संकेत, ये मैं इस वजह से आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने एक साल, आज से तकरीबन 13 साल पहले पार्लियामेंट के साथ काम किया था एज अ फेलो। तो उस दौरान हमारी ये ट्रेनिंग होती थी कि एक पार्लियामेंटेरियन क्या क्या तरीकों से मुद्दे उठा सकते हैं, इनके प्रोसीजर्स हैं। जैसे आपने तो पार्लियामेंट खुद भी कवर किया होगा। प्रश्न काल होता है एक पार्लियामेंट में। उस प्रश्न काल में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं मंत्रियों से और मंत्री उनके जवाब देते हैं। उसके बाद एक शून्य काल होता है, जीरो आवर। जीरो आवर में आप वो मुद्दे उठाते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप महाराष्ट्र के किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के एमपी हैं, विदर्भ के, और वहां पे जल का संकट है, आप चाहते हैं कि उसको उठाया जाए पार्लियामेंट में, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। उसमें कई तरीकों से आप इंटरवीन कर सकते हैं। एंड डिबेट एंड पास, जो सेकंड हाफ होता है पार्लियामेंट का डेली बेसिस पे, वो उन मुद्दों पे होता है कि जो कानून सरकार लेकर आएगी उस पर डिबेट होगा। और ये बात शायद आपके दर्शकों को ना पता हो, केवल सरकार कानून के मसौदे नहीं ला सकती, प्राइवेट एमपीज भी ला सकते हैं और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब हमारे लोकसभा की प्रणाली में ये प्रावधान है कि अगर कल को संकेत उपाध्याय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो चाहे सरकार कोई लॉ, किसी मुद्दे पर लॉ ना लाए, संकेत उपाध्याय स्वयं एक लॉ प्रपोज कर सकते हैं और उस पर बाकायदा डिबेट और वोटिंग होगी। जी बिल्कुल। तो ये तो आपने बता दिया कि एक मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद, उसको करना क्या होता है संसद में? सवाल पूछने होते हैं, लोगों के या जनहित के सवाल पूछने होते हैं। एक तो होता है पॉलिसी मैटर्स पर, सरकार से सवाल करेक्ट। उनकी पॉलिसी पर। एक होता है अपने क्षेत्र से जुड़े हुए या जनहित के सवाल जो जनता के मन के हैं वो संसद में उठाना। और तीसरी चीज डिबेट करके किसी बिल को पास करना या पास करने से रोकना और ये बताना कि ये बिल करेक्ट, पास नहीं होना चाहिए वरना हम इसको अर्थकानूनी अपोज हो करते जाएगा। हैं। हम इसको यस, अपोज करते हैं और उसमें फिर आप अपना अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं। फिर आपके पक्ष में वोट बिल्कुल। आए तो वो लागू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं चाहूंगा अब आप आगे बताएं। ये तो आपने बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए। अब ये, हाँ, आगे संकेत कि ये तीन चीजें करने से सबसे पहले तो पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट आना होता है, अटेंडेंस। तो जो हमारा पहला आंकड़ा है वो अटेंडेंस से संबंधित है। हाँ। और इसमें हमने बाय पार्टी पिछले एक साल के जो पार्लियामेंट सेशंस हुए हैं, और इसका जो सोर्स है वो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, जिसके साथ मैंने वो फेलोशिप करी थी। जो भी इंटरेस्टेड है अगर आप, तो हर लोकसभा या राज्यसभा के सेशन का आपको ये डेटा मिल सकता है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे। मैंने केवल पिछले एक साल का जो ठीक है डॉक्टर बत्रा, एक अभी काम करते हैं, आप बोलते रहिए, वील पुट यू ऑन अ वॉइस ओवर और ये विजुअल इसको बड़ा कर देते हैं ताकि सारे आंकड़े साफ साफ दर्शकों को दिख सकें। ये पिछले एक साल बिल्कुल। की यानी कि 18वीं लोकसभा
जो अभी लोकसभा चल रही है, लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद जो गठित हुई, उसमें जो जितने सेशंस हुए हैं, कौन सी पार्टी के ऑफ द टोटल एमपीज, टोटल उनके जो सांसद हैं, उनमें से उनकी अटेंडेंस कितनी है, ये उसका बार ग्राफ आपके सामने है। जी डॉक्टर। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा संकेत, ये सारी पार्टीज जो इंपॉर्टेंट पार्टीज है, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, मैंने उनके डेटा पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। औसतन मतलब गुड न्यूज ये है, औसतन एवरेज जो है पार्लियामेंट में वो 87% रही है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस तकरीबन 90% के आसपास रहे हैं, बीजेपी 91 और कांग्रेस 88%। जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें आप देखिए, आरएलडी और आरएलपी, ये आरएलपी एक मेंबर की पार्टी है, हनुमान बेनीवाल, इन्होंने सारे दिन अटेंड किए हैं, और आरएलडी भी लगभग 100% पे। जो थोड़े से परफॉर्मर्स, वीक परफॉर्मर्स हैं इसमें, वो तृणमूल, जेएमएम, और उनका आंकड़ा नहीं है इसमें, लेकिन शिरोमणि अकाली दल, ये तकरीबन 60 से 70% के बीच में है। तो बॉटम लाइन इस ग्राफ की ये है कि जो आपके एमपीज हैं वो पार्लियामेंट आ तो रहे हैं, क्योंकि 87% अटेंडेंस संकेत, मुझे लगता है कॉलेज के दिनों में भी अगर होती तो अच्छी ही मानी जाती। हाँ, लेकिन अभी यहाँ जो ब्रेकअप हम देख रहे हैं पार्टीज का, उसमें आप देखिए जैसे आरजेडी का कम है। मैं आपको फिर दोहरा दूं, ऑफ द टोटल एमपीज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी के जितने सांसद चुन के आए हैं, उन सांसदों की अटेंडेंस कितनी है, ये उसका एवरेज है जो आप देख रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 80 से कम है, तृणमूल कांग्रेस उससे भी कम है, करीब 70, मेरे ख्याल से 70 से भी कम है उनका। हाँ, 70 से भी बीजेपी कम है। हाई, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम और शिरोमणि अकाली दल, ये 70 से कम है। ये 3 आउटलायर्स मैं मानूंगा। वेरी बैड। ये तो गलत बात है भाई। ये इनके छात्रों को, इनके इनके पेरेंट्स को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि आपके छात्र जो हैं वो क्लास बंक कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हो। हाँ। खैर नहीं, आगे। बिल्कुल संकेत, मुझे लगता है ऑन अ मोर सीरियस नोट कि जब तक आप पार्लियामेंट आएंगे नहीं, तब तक आप उन पूरे प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है ये आंकड़ा, और अभी एक बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि अभी केवल 2-3 सेशन ही हुए हैं, ये आंकड़ा अगर हम आज से 2 साल बाद जब असेस करेंगे, हो सकता है हमें ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे मिले, हो सकता है कांग्रेस बीजेपी के आंकड़े भी डिप हो जाएं, क्योंकि अभी तो नया नया जोश है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत समय बाद चुनकर आए, क्योंकि ये नई लोकसभा है, तो एक्साइटमेंट भी रहती है। तो तो 4 ये और फर्स्ट 5 ही तो सेशन हुए हैं, कितने हुए हैं? एक मॉनसून वाला हुआ जस्ट आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस, विंटर एक वो हुआ, स्वेरिंग होता है, हाँ जी, हाँ स्वेरिंग इन हुआ, ठीक है, स्वेरिंग इन, हाँ, उसके बाद मॉनसून, विंटर, विंटर, उसके बाद हाँ फिर एक बजट, बजट, और अब मॉनसून होगा। अब मॉनसून, यानी कि अभी तक 4 या 5 सेशन ही हुए हैं। तो ये उसका आंकड़ा 3 है। सेशन हुए हैं, जो मेरा कैलकुलेशन। जी, ठीक है, अब आगे। चौथे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अरे इंडिविजुअल कैंडिडेट के बारे में बताइए ना, ये इंडिविजुअल जरा बताइए कैंडिडेट्स कि संकेत, आप मुझे जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दिशा नहीं, ये इंटरेस्ट ही उसी में है। आप मुझे फंसाएंगे। अच्छा, अगला हम करते हैं सवालों पे, क्वेश्चंस। हाँ, चलिए। कितने सवाल पूछे आपने मंत्रियों से, और इसमें एक मैं प्रक्रिया समझा दूं पहले। फुल फ्रेम। सवाल कैसे पूछे जाते हैं संकेत, कि 3 तरह के सवाल होते हैं: स्टार्ड, जो ओरली पूछे जाते हैं; अनस्टार्ड, जो लिखित में जिनके जवाब मिलते हैं; और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये जो 3 तरह के सवाल है, यूजुअली आपको बहुत दिन पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि मेरे ये सवाल हैं, और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक नंबर ऑफ सवाल का परमिशन होता है कि इतने सवाल आप दाखिल कर सकते हैं। दाखिल करने के बाद एक रैंडम बैलेट होता है, एक रैंडम बैलेट के जरिए ये चुना जाता है कि कौन सा सवाल चुना जाएगा और कौन सा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और जो चुने भी जाते हैं, उनमें से केवल 20 सवाल जो हैं वो ओरल आंसर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, और तकरीबन 200, 250 जो सवाल हैं, 250 के आसपास, वो लिखित जवाबों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। जो बाकी लोगों ने सवाल भेजे वो सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सवाल भेजने के बाद एक लॉटरी होती है, उस लॉटरी के आधार पर यह डिटरमिन होता है
कि आप सवाल पूछेंगे या नहीं। अब आप कहेंगे लॉटरी है तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कर सकते हैं कि हर दिन के लिए, क्योंकि देखिए हर दिन ना मंत्रालय डिटरमिन होते हैं कि मंडे को कोल और एटॉमिक एनर्जी के सवाल पूछे जाएंगे, ट्यूसडे को हम्म एग्रीकल्चर और होम अफेयर्स एक्सेट्रा। हम्म हर दिन अगर आप अपने अलॉटेड सवाल जितने भी आप मैक्सिमम पूछ सकते हैं, वो अगर आप भेजते रहेंगे अपने ऑफिस के थ्रू, तो आपकी जो सवाल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम्म मतलब सांसद का जो एफर्ट है वो ऐसा नहीं है कि जाया ही होगा। अगर आप सवाल भेजते रहेंगे तो चांसेस आपके सवाल सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। हाँ, तो जाहिर सी अब बात हम इस है। जैसे अगर हाँ अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है, आप पूल में है ही नहीं, तो आपका सवाल तो वैसे भी नहीं आएगा। जी। अब हाँ। अब अगला जो है ये आंकड़ा, अब हम इस आंकड़े पे आते हैं क्योंकि हम्म आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड्स चाहिए थे। तो हम्म जितने भी अभी सेशंस हुए हैं इस लोकसभा में, उसमें एवरेज जो है तकरीबन 46 सवाल पूछे हैं प्रति एमपी ने, एवरेज। हम्म हम्म मैक्सिमम एक शिवसेना के एमपी हैं संकेत, उन्होंने 138 सवाल पूछे। हम्म ये मैक्सिमम है, ओ, शिवसेना के ये एमपी हैं। कौन से वाले अब हम शिवसेना? कुछ ये एक नाथ शिंदे वाले। अच्छा। तो ये तो वो शिवसेना है ना, अगर दूसरे तो मैं शिवसेना यूबीटी बोलता। हाँ, समझ गया। तो अब इसको बेंचमार्क रखते हुए अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने केवल 15 सवाल पूछे। अब ये हम्म उन्होंने सवाल भेजे कम या उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि सवाल भेजने के बाद भी लॉटरी में नहीं आया, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन उनके जो कॉलीग्स हैं, मनीष तिवारी, शशि थरूर, गौरव गोगोई, इनका आंकड़ा एवरेज से ऊपर है। मतलब इन्होंने 60, 65, 75 सवाल पूछे। हम्म तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी एफर्ट की भी कमी है, शायद इतने सवाल भेजे ही नहीं गए होंगे। राहुल गांधी क्योंकि की तरफ बाकी से। करेक्ट करेक्ट। अब मैं देख अच्छा, रहा हूं अखिलेश अखिलेश यादव की तरफ से तो एकदम ही जीरो है। बिल्कुल जीरो है। या तो या तो इन्होंने सवाल भेजे और इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि आया ही नहीं लॉटरी में, और या हाँ, इन्होंने कोई सवाल ही नहीं भेजे। पूछे ही नहीं। मुझे फिर लगता है या तो इन्होंने बहुत कम सवाल भेजे या नहीं ही भेजे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। भाई चारों तरफ से घिरी हुई एक ऐसी सांसद, नई सांसद जिनका ये कहना है कि मजा नहीं आ रहा, एक ऐसी सांसद जिनको ये लगता है कि मेरे पास लोग पंचायत लेवल प्रॉब्लम्स लेकर के चले आते हैं, मैं तो सांसद हूं। कम से कम इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में एक फिगर तो कंगना रनौत के पक्ष में जा रहा है, और बिल्कुल। वो है कि उन्होंने सवाल कितने पूछे हैं। ये बार देखिए जरा, नंबर 3 पर हैं। नहीं नहीं, ये रैंकिंग नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है, बट हाँ ये अरे मैं इस ग्राफिक की बात कर इस रहा हूँ। ग्राफ में, हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, और अपनी पार्टी हाँ, के रंग में भी हैं। बिल्कुल। तो तो ये एक अचीवमेंट है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी। रिपोर्ट कार्ड में हाँ एक अच्छी चीज निकल के आई। करेक्ट, और इनका एवरेज से भी ज्यादा है, और काफी सारे और एमपीज जो इस लिस्ट में उनसे भी ज्यादा है। महुआ मोइत्रा का भी देखिए आप, जो पहले इतनी मुखर और एक्टिव रहती थी कम से कम पिछले पार्लियामेंट में, उनके भी सवाल कुछ खास नहीं है अभी तक। अब इसके क्या कारण है, उन्होंने सवाल भेजे नहीं, लॉटरी में आए नहीं, या उनको लगा कि ये मुद्दे मेरे इंटरेस्ट के नहीं है, ये हम नहीं बात कर सकते। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं, एवरेज, मैक्सिमम, और फिर कुछ बड़े नेता जो मंत्री नहीं है उनके आंकड़े हमने आपको इसमें बताए। बिल्कुल। चलिए चलिए, आगे बढ़िए। रोचक आगे होता जा रहा संकेत है। आप आपके आपके आप फर्दर आपकी जो जिज्ञासा है उसको क्वेंच करने के लिए अब हम हाँ। बात करेंगे डिबेट पार्टिसिपेशन। हम्म और डिबेट पार्टिसिपेशन में अगर हम जाएंगे तो इसमें हम पार्टी वाइज देखेंगे, इनफैक्ट नहीं, इसमें हम देखेंगे व्यक्ति वाइज। अच्छा, ये भी समय समझा दूं कि हम्म डिबेट्स में पार्टिसिपेशन कैसे डिटरमिन होता है। जो जितनी बड़ी पार्टी जो होती है उसको उतना समय मिलता है डिबेट्स में बोलने का। तो क्या होता है कि कई पार्टीज की पॉलिसी होती है कि हमारे यहां से ये व्यक्ति बोलेंगे, टाइम एलोकेट किया जाता है उनको। हम्म अब अगर वो कोई ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को सारा समय देना चाहती हैं, तो डिबेट टाइम उन व्यक्तियों का बढ़ जाएगा। लेकिन वो हम्म अगर कोई ऐसी पार्टी है जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है बराबर से, कि मेरे हर एमपी को इक्वल समय मिलना चाहिए बोलने का ओवर द कोर्स ऑफ अ सेशन, तो प्रति व्यक्ति तो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन उस पार्टी का समय
वो आवंटित एक फिक्स फॉर्मूले के हिसाब से होता है। हम्म। तो हम्म। इसलिए आप देखेंगे कि 10 डिबेटर अगर टॉप जो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 6 जो हैं वो रीजनल पार्टीज से हैं। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टीज की संख्या ही कम होती है। तो जब उनको संख्या कम होती है लेकिन वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो घूम फिर के वही व्यक्ति रिपीट होंगे। हम्म। तो आप देखिए ये जो टॉप पे हैं ये एक आईयूएमएल के एमपी हैं, हम्म। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। फिर एक तीसरे नंबर पे आरएसपी के मेंबर हैं, फिर डीएमके हैं, फिर एक इंडिपेंडेंट है, फिर हम्म। एक एसएस यूबीटी शिवसेना यूबीटी, फिर सुप्रिया सुले हैं एनसीपी शरद पवार से। जो नेशनल पार्टीज हैं उनके 4 ही हैं इसमें, जबकि ज्यादा समय नेशनल पार्टीज को आवंटित होता है बोलने का, हम्म। बट वो बट जाता है। ये मेन बात है। समझ तो गया मैं। जगदम्बिका पाल है डुमरियागंज से, आपके गृह जिले के ज्यादा दूर नहीं है। ये हम्म। नंबर 2 पे आते हैं, ये बीजेपी से हैं। उड़ीसा से कांग्रेस के जो एमपी हैं वो चौथे नंबर पे हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे झारखंड से अभी न्यूज में रहे, और कांग्रेस के एक और महाराष्ट्र के एमपी हैं, वो नंबर 10 पे है इस लिस्ट में। इंटरेस्टिंग। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये है ऑफ द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, जब बहस होती है तो उसमें। और ये लॉजिक जो समझाया डॉक्टर बत्रा ने, वो लॉजिक सिंपल ये है कि अगर आप कम सांसद होंगे तो आप अपनी पार्टी से लगभग हर ही डिबेट में बोलेंगे। आप रिपीट होंगे, यस। और अगर आप बड़ी पार्टी हैं जैसे बीजेपी 240, कांग्रेस 99 प्लस, तो इसमें जब रोटेशन होगा कि कौन कौन पलट पलट के बोलता है, तो एक इंडिविजुअल सांसद बहुत बार बोल जाए या हर डिबेट में पार्टिसिपेट करे वो जरूरी नहीं होगा। इस वजह से करेक्ट। नेशनल पार्टीज का पार्टिसिपेशन यहाँ एज इंडिविजुअल्स कम दिखता है। यस, तो ये वेरी चीज भी गुड, लोगों को एग्जैक्ट। जानना जरूरी है जी। करेक्ट। नेक्स्ट। आखिरी संकेत जो अब हम जिस पर बात करेंगे वो मुझे लगता है एक ऐसा प्रोसीजर है भारत के पार्लियामेंट में जो ज्यादा लोग जानते नहीं है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेट बात है, बट मुझे नहीं लगता बहुत लोग जानते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल। हमें लगता है कि सरकार बिल बनाती है, उस पर चर्चा होती है, और वो वोट होता है, और दैट्स इट, वही बिल्स आते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ दिन, फ्राइडे के कुछ दिन ऐसे आवंटित किए जाते हैं जब प्राइवेट एमपीज बिल्स प्रपोज कर सकते हैं। मैंने इसका उदाहरण शो के शुरुआत में भी दिया था, बट अब हम आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं। अभी तक जो पिछले 1 साल में लोकसभा बैठी है, सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस के एमपीज ने इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद बीजेपी, उसके बाद डीएमके, फिर शिवसेना, और फिर ये आजाद समाज पार्टी। और कांग्रेस के अंदर भी जो व्यक्ति जिन्होंने 3-3 बिल जैसे दिए हैं, उनमें से एक ये डीन करके हैं, ये केरला के एमपी हैं। थरूर साहब ने 3 दिए हैं। मनीष तिवारी ने 3 दिए हैं। बीजेपी से निशिकांत दुबे ने 3 दिए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने 3 दिए हैं। और इनके उदाहरण भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप प्राइवेट मेंबर्स बिल दे रहे हैं, तो या तो वो मुद्दा आपके दिल के बहुत करीब होना चाहिए, या वो आपके इलाके से संबंधित होना चाहिए। मोटा मोटी ऐसा होता है। तो मनीष तिवारी जी ने एक बिल प्रेजेंट किया कि चंडीगढ़, जहां से वो एमपी हैं, वहां उसको एक राज्यसभा सीट भी मिलनी चाहिए। शशि थरूर साहब ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिजर्वेशन में लाने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया। शशि थरूर साहब ने एक और बिल प्रेजेंट किया कि 35 साल से कम के लोगों, आयु के लोगों के लिए कोटा होना चाहिए लोकसभा में। निशिकांत दुबे ने प्लास्टिक पॉलिसी पर एक बिल प्रेजेंट किया। तो ये एक ऐसा टूल है पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में जो ज्यादा चर्चा में नहीं आता, लेकिन ये भी एक मेट्रिक है जिसके आधार पे आप इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन क्या है कि करेक्ट। ये अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में आप इस तरीके, इसी वजह से इसका नाम प्राइवेट मेंबर्स बिल है। आप यस। ले तो आते हैं, लेकिन फिर ये एक प्रॉपर बिल और उस तरीके की भूमिका शायद ले या ना ले। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक स्टेटमेंट मारने जैसा होता है कि देखो मैंने ये किया, उसके आगे वो नहीं करेक्ट। जाता। तो फिर ऐसे में इस तरीके के बिल से आप स्टेटमेंट या पोजीशन तो दे सकते हैं, एक्चुअली बदलाव आप ला रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ये हो संकेत, बट सकता है। इसमें एक चीज और है। कई कबार ऐसा होता है कि सरकारों को भी ऐसा लगता है कि हाँ इस बिल की जरूरत है, तो वो उसको कोऑप्ट कर लेते हैं। वो हम्म। कहते हैं आप बैठ जाइए, इसको हम ऑफिशियल चैनल से ले आएंगे। ऐसा होता है।
बट आपका कहना बिल्कुल सही है कि सक्सेस रेट प्राइवेट मेंबर्स बिल का बहुत कम है भारत में, जो मुझे लगता है कि हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब प्राइवेट मेंबर्स के थॉट्स को हम उतनी तरजीह शायद नहीं दे रहे हैं। इस पर कभी और बात करेंगे। हाँ लेकिन बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये जो आपने पॉइंट उठाया कि स्टेटमेंट देना, और कभी कभी सरकारों को लगता है इसको हम कोऑप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं आप बैठ जाइए, हम इसको ऑफिशियल चैनल से लाते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहां आती है संकेत? इसको ड्राफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो जब हम काम करते थे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तो बहुत, जो लोग भी हमारे बैच में से काम करते थे प्राइवेट मेंबर्स बिल पे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल ड्राफ्ट किया। और अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, आपको थरूर साहब, तिवारी साहब, निशिकांत दुबे, आप इनके प्रोफाइल पे जाइए, आपको उन बिल्स का पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा, और आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक बिल का। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मतलब वो कोई भी बिल ऐसे ही यूं कोरे शब्द उड़ेल नहीं दिए गए हैं, उसके पीछे थॉट जाती है, और जब नहीं जाती है तो फिर सांसद यही बैठ करके इसी चीज पर चर्चा करते हैं कि आपने इसमें ये चीजें नजरअंदाज कर दी, तो उसके बारे में भी फिर इसीलिए डिबेट होती है संसद में। आपने एक चीज लेकिन गड़बड़ की, आपने हमको ये नहीं बताया कि इंडिविजुअल एमपीज में कौन कितनी अटेंडेंस लेकर के आया है, और अटेंडेंस राहुल गांधी की, अटेंडेंस प्रधानमंत्री की, ये चीज हमको नहीं पता लग पाई आज के इस एपिसोड में। मैं चलिए आपको खैर। हाँ प्रधानमंत्री का मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यू आर पुटिंग मी हाँ। इन दैट स्पॉट। मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री क्योंकि मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों की पार्लियामेंट जो अटेंडेंस है वो कन्वेंशनली ट्रैक नहीं होती, इसका डेटा ही नहीं है, ये पीआरएस देगा ही नहीं आपको मंत्रियों का डेटा। हम्म क्योंकि मंत्री लोग की और व्यस्तताएं होती हैं शायद इस वजह से। बट टेक्निकली अगर आप इनकी मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया है, हाँ तो मैं आपके कहने पर अभी ये मैं लाइव आपके दर्शकों के सामने, मतलब अब आपके सामने कर रहा हूं जब ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, कि हाँ। राहुल गांधी जी की अटेंडेंस जो आप, हाँ, अच्छा, करेक्ट, तो क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस वजह से इनकी अटेंडेंस भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं हो, रिकॉर्ड नहीं होती। अरे तो बड़ी गलत बात है। ये ये टेक्निकलिटीज हैं। अटेंडेंस रजिस्टर जो साइन होता है, जिससे ये डेटा आता है, पीआरएस का ये कहना है, और आई बिलीव देम, कि एलओपी वो साइन नहीं करते अटेंडेंस रजिस्टर, हम्म बिकॉज ही इज द एलओपी। तो इसलिए हमारे हम्म। पास वो आंकड़े नहीं है, वरना हम दे देते आंकड़े, आंकड़ों से हम कभी नहीं बचते। चलिए चलिए, पर ये तो भेदभाव है भाई, हमें पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री, नहीं जाहिर, वो भी एक सांसद तो है ही, तो प्रधानमंत्री की अटेंडेंस कितनी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अटेंडेंस कितनी है, इसके भी आंकड़े जारी करने चाहिए, खैर होने किसी चाहिए। और दिन की बट एज ऑफ नाउ द प्रोविजन इज कि मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये अटेंडेंस रजिस्टर साइन नहीं करते। सोचिए अगर क्लास में भी ऐसा हो जाए, मॉनिटर की अटेंडेंस नहीं नहीं होगी, क्लास मॉनिटरिंग बिल्कुल प्रीफेक्ट, जो बहुत सही। प्रीफेक्ट होगा उसकी भी नहीं होगी, हेड बॉय और हेड गर्ल बहुत की सही। कोई अटेंडेंस नहीं होगी। अरे ऐसे बट थोड़ी इसमें चलता संकेत है स्कूल। एक जो लॉजिक मुझे समझ में आता है कि देखिए, एलओपी मिनिस्टर्स ये पार्लियामेंट के बाहर भी काम देखते हैं बहुत, तो है तो पॉसिबल वो है तो शायद इसलिए एमपीज भी देखते अकोमोडेशन। हैं, वो तो नहीं, सांसद भी एमपी देखता है भाई। ड्यूरिंग ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन, एमपी का जो काम है वो पार्लियामेंट में ही है। मिनिस्टर का काम कन्वेंशन अटेंड करना भी है, डेलीगेशन में जाना भी है। एलओपी कई सौ तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं, कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है उनको अटेंड करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट इस पर भी एक सवाल उठाना चाहिए, और रेड माइक से बेहतर मुझे लगता नहीं कोई प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में जैसे सवाल उठाए। बट इसके लिए आपको एक्सपर्ट उठा कोई दिया, और लाना पड़ेगा। उठा दिया एक्सपर्ट, आप ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन चलिए इस पर चर्चा करेंगे आगे। डॉक्टर बत्रा बहुत बहुत धन्यवाद। अब नया सेशन जब शुरू होगा तो उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग होगी ये देखनी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि विपक्ष एक स्पेशल यस, सेशन चाहता था और वो स्पेशल सेशन सरकार ने नहीं दिया। तो इस सेशन में जब उसके बारे में बात होगी तो फिर क्या फिर सरकार ये बोलेगी कि भाई हमें हमारा बिजनेस जो हम चाहते हैं वो करने दो, ये सब सवाल कभी बाद में देखेंगे, इस पर एक चर्चा तो जरूर होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।